इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम जो बायोलॉजी का पहला अध्याय है, इसके पेज नंबर 116 के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। पहले प्रश्नों को खूब बढ़िया से समझेंगे, जहां आवश्यकता होगा फिगर पर समझने की तो वो भी करेंगे, और फिर कैसे प्रश्न अपने शब्दों में लिखेंगे ये भी जानेंगे एक ही साथ वीडियो में। तो चलिए पेज नंबर 116 का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो यहाँ उत्तर थोड़ा सा हम लोग पहले समझ बनाते हैं। यहाँ कह रहा है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव, तो हम जानते हैं कि जो जीव जलीय होते हैं वो अपनी श्वसन क्रिया जल से प्राप्त करते हैं। जैसे मछली है तो पानी लेके फिर छोड़ती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो जल में कम ऑक्सीजन होता है अपेक्षाकृत सीधे वायुमंडल से, और हम जैसे जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये सीधे वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। स्पष्ट है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो सीधे वातावरण से लेते हैं, यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जबकि जल में कुछ ही भाग ऑक्सीजन घुला हुआ होता है और उसे जीव ग्रहण करते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर ऑक्सीजन ग्रहण करने की बात हो तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अपेक्षाकृत अधिक सुविधापूर्वक ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। यही प्रश्न के उत्तर का मूल सार है। तो समझ में आ गया होगा कि स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा क्यों लाभप्रद हैं। तो पहला का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद हैं, क्योंकि जलीय जीव में घुले हुए ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं जो अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि स्थलीय जीव वातावरण से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। तो ये कंप्लीट आंसर हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये किसी भी गाइड किसी भी गेस्ट पेपर से नहीं मिलने वाला है। ये मेरे कोचिंग द्वारा मेरे छात्रों द्वारा बनाया गया स्पेशल नोट्स है। आइए अब दूसरा प्रश्न पे समझ बैठाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो यहाँ दूसरे प्रश्न को हम इस प्रकार समझेंगे। थोड़ा सा प्रश्न जटिल है, किंतु ध्यान से पहले मेरी बातों को आप सुनिएगा। इसके बाद कैसे लिखेंगे हम यह भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन परमाणु है, ये 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुवेट में टूट जाते हैं। इसके बाद इसके 3 पथ होते हैं। एक ऑक्सीजन के अभाव में, अर्थात ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत ही कमी है उसकी। दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। और तीसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये 3 पथ होते हैं। अब चलिए एक एक पथ को समझते हैं। पहला पथ है ऑक्सीजन के अभाव में। तो ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज पायरुवेट में तो टूटता ही है, अगले चरण में यह लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में टूटता है। यहाँ ऊर्जा मोचित होती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में यह जो क्रिया होती है यह मांसपेशियों में होती है, और यही कारण है कि कभी कभी हम आवश्यकता से अधिक दौड़ देते हैं या चल देते हैं तो इस लैक्टिक अम्ल के स्राव से हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। अब आइए दूसरा समझते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वप्रथम जो ग्लूकोज है पायरुवेट में टूटता है, और पायरुवेट अगले चरण में एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये क्रिया कहाँ होती है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है यह ईस्ट में होती है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछता है। तीसरा
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है और यहाँ से तीसरे चरण में वह जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इस तरह से ये 3 पथ बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा आपको। अब कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के 3 पथ हैं। पहला पथ ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज सबसे पहले पायरूवेट में टूटता है और फिर लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा का मोचन होता है, अर्थात ऊर्जा बदलती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो मांसपेशियों में होती है। दूसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है और फिर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें भी ग्लूकोज पायरूवेट में विखंडित होता है और इसके बाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे ये तीनों बातें स्पष्ट हो जा रही हैं। उत्तर आप चाहें तो इसका स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी मैं बोल रहा हूं उतना जल्दी आप लिख नहीं पाएंगे, या वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आपके शब्दों में उत्तर किया हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? यहाँ O2 तथा CO2 के परिवहन की बात हो रही है। तो पहले थोड़ा सा समझ बनाते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन निम्न रूप में होता है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है, क्योंकि इन्हीं लाल रक्त कोशिकाओं पर ऑक्सीजन सवार होकर अपने निश्चित स्थान तक जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, तो CO2 का परिवहन रक्त में घुल कर होता है। यह प्रायः प्लाज्मा द्वारा इसका परिवहन होता है, क्योंकि ये CO2 घुलनशील होते हैं, रक्त में घुल जाते हैं और शिराओं द्वारा इन्हें निश्चित स्थानों तक ले जाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन निम्नलिखित रूप में होता है। पहला पॉइंट बना देंगे ऑक्सीजन का परिवहन। तो हमारे रुधिर में लाल रक्त कण द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां लाल रक्त कण ही ऑक्सीजन की पूर्ति कराते हैं। ऐसा लिखेंगे उत्तर। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में विलेय है, अतः प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और फुफ्फुस में जाकर नासा द्वार से बाहर निकल जाता है। यहाँ फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा है और नासा द्वार का मतलब नासिका। ये जो रुधिर है इसके 4 महत्वपूर्ण पार्ट हैं: लाल रक्त कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कण। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न आ रहा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित किया जाता है? ये चौथा नंबर प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो गैसों का विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये विनिमय हुआ। ये कहाँ होता है? तो सबसे पहले जो नासा द्वार से हम हवा या ऑक्सीजन कहिए अंदर जाता है, तब यह श्वसनी में प्रवेश करता है। श्वसनी से श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं के अंदर अंतिम स्थान पर एक गुब्बारे नुमा गोल संरचना होती है जिसे कूपिका कहा जाता है। उस कूपिकाओं में बहुत ही महीन
रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, वहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहीं पर कूपिका में गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। कैसे लिखेंगे? गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में कूपिकाएं अधिकतम क्षेत्र अभिकल्पित करती हैं। गैस नासाद्वार से श्वास नली में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और प्रत्येक श्वसनिकाओं के अंत में कूपिका होती है जहां गैसों का विनिमय होता है। ये आप इसका एसएस अर्थात स्क्रीनशॉट देख लेंगे या रोक के इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये सारा आपके शब्दों में तैयार किया हुआ नोट्स है। तो इस तरह से कूपिकाएं जो है ये गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र अभिकल्पित करते हैं, अर्थात सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो इस पेज पे यही 4 प्रश्न थे। मुझे आशा है चारों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ सारे प्रश्न का, चाहे गणित हो अथवा विज्ञान हो, सबका हल आपको समझ के साथ दिया जाएगा एनसीईआरटी बुक का। धन्यवाद।